हेलो दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर आईएएस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और उसकी पावर्स। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बहुत ही न्यूज़ में रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में उन्होंने कुछ ऐसी रेड्स डाली है जहां पर कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ का नाम आया है जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ थी। दोस्तों, ये पर्सनालिटीज़ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का क्या रोल है इंडिया में और वो किस एक्ट के तहत अपनी पावर्स डिराइव करता है। दोस्तों, इसी के बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया था और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं वो सही है और वो वैलिड है। इस जजमेंट की वजह से ईडी के पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या था? हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ 242 पेटिशंस फाइल की गई थी और इन 242 पेटिशंस ने जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसके कुछ सेक्शंस को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये 242 पेटिशंस को एक साथ मिलाया और एक ही जजमेंट दिया जो कुछ दिनों पहले ही आया है। इस जजमेंट से ईडी के जो पावर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं और ईडी एक बहुत ही पावरफुल बॉडी बन गया है। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक लॉ है जो 2002 में बना था और 2009, 2012 और 2019 में इस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ बदलाव किए गए थे। ठीक है, इन्हीं बदलाव को इन पेटिशंस ने चैलेंज किया था और वही सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट अभी दिया है। तो ये सेक्शंस क्या थे जो चैलेंज किए गए थे? इन्हें देखने से पहले शॉर्ट में जान के लेते कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। देखिए दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग में एक शब्द आता है लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि किसी भी गलत चीज़ को सही करना, किसी भी खराब चीज़ को सही करना, राइट। जैसे हम हमारे मैले हुए कपड़े लॉन्ड्री में देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो खराब थे, वो अच्छे होके आए। वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिससे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। अब ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा सोर्सेस से जनरेट होता है, जैसे ड्रग्स, सेलिंग ऑफ ड्रग्स और फिरौती का पैसा, ये सारे सोर्सेस हैं जिससे ब्लैक मनी जनरेट होता है। ये इस ब्लैक मनी को जब वाइट में कन्वर्ट किया जाता है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में जान के लेते हैं कि ऐसे कौन से सेक्शंस थे जो चैलेंज किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना था। तो सबसे पहला सेक्शन जो था वो था सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। अब सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट टॉक्स अबाउट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब दोस्तों, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है? जब आप किसी भी इलिसिट या इलीगल एक्टिविटी करते हो उससे जो पैसा जनरेट होता है उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति के पास ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिले तो फिर वो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत दोषी माना जाएगा। ठीक है, अब जिन्होंने ये सेक्शन को चैलेंज किया था उनका ये कहना था कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये बहुत ही वास्ट है और ये बहुत ही आर्बिट्ररी है। इसको समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो क्राइम है वो आतंकवाद के क्राइम जितना ही बड़ा है, वो उतना ही सीरियस है और इसके लिए ऐसे गुनाह के साथ, ऐसे क्राइम के साथ डील करने के लिए हमें ऐसे ही वास्ट प्रोविजंस की ज़रूरत है। तो सेक्शन 3 को अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रोसेस है या एक्टिविटी है वो कैसे भी हो सकती है। इट कैन बी बाय द कंसीलमेंट या फिर पोजेशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या फिर एक्विजिशन और यूज़ ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। इसमें से कुछ भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इसमें से किसी भी प्रोसेस में शामिल हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रोसेस में शामिल होता हुआ पाया गया तो इस सेक्शन के तहत वो दोषी ठहराया जाएगा। इट वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मियर पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ऑल्सो इज नाउ एन एक्ट, इज नाउ एन ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक्स व्यक्ति ने
कुछ गलत काम किया है, फॉर एग्जांपल उसने ड्रग्स बेच के कुछ पैसा कमाया है और उस पैसों की हेराफेरी करने के लिए उसने वो पैसा मुझे दिया, हालांकि मैं वो क्राइम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर क्योंकि वो गलत मार्ग से आया हुआ पैसा मेरे पास आया है हेराफेरी करने के लिए, तो मैं भी इस पर्टिकुलर एक्ट में दोषी पाया जाऊंगा। ये था सेक्शन 3। अब आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ जो चैलेंज किया गया था, वो था सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है प्रोविजनल अटैचमेंट के बारे में। अब दोस्तों प्रोविजनल अटैचमेंट क्या होता है? प्रोविजनल अटैचमेंट मतलब सपोज ईडी ने मुझे गिरफ्तार किया है और ईडी मुझे कोर्ट में पेश कर रही है। अब तक मेरे ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ है, पर गुनाह साबित होने से पहले ईडी के पास ये पावर है कि वो मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है, वो मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। इसे कहते हैं प्रोविजनल अटैचमेंट। तो सेक्शन 5 के तहत ईडी के पास ये पावर है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसे, जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, उसे वो अटैच कर सकती है। तो जिन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था उनका ये कहना था कि जब तक आपका गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक ईडी ये प्रॉपर्टी कैसे अटैच कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ईडी के पास ये पावर है कि इट कैन डू द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट एंश्योर्स दैट द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिमेन अवेलेबल टू बी डेल्ट विद, मतलब कोर्ट के पास वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रहे एज अ प्रूफ, ये दिखाने के लिए कि हाँ ये पर्टिकुलर पैसा इस गलत मार्ग से, इस पर्टिकुलर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस से आया था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 5 को भी अपहोल्ड किया। इसके बाद जो सेक्शन चैलेंज किया गया था वो था सेक्शन 24, जो बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जब तक किसी इंसान के ऊपर गुनाह साबित नहीं होता तब तक वो इनोसेंट होता है, तब तक वो अपराधी नहीं होता। इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जब तक उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं होता, ही इज इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी। ये है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, पर जैसे मैंने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो क्राइम है इट इज एज सीरियस एंड एज हीनियस एज द क्राइम ऑफ टेररिज्म, और इसी सीरियसनेस के साथ ये पर्टिकुलर क्राइम को हमें डील करना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से थोड़ा बैकफुट पे आके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अक्यूज्ड है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसके ऊपर ओनस है कि वो प्रूफ करे कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है, उसके पास जो पैसा है जो ईडी ने जब्त किया है, वो किसी गलत मार्ग से नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगे हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर ये कहा गया है कि उसकी ये प्रॉपर्टी गलत मार्ग से कमाए हुए पैसों से ली गई है, ये उसकी वैयक्तिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये प्रूफ करे कि उसकी जो प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की है, दैट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, that has not come from illegal, or that is not proceed of crime, that is not come from any illegal source। जब तक वो इंसान खुद ये साबित नहीं करता कि ये उसकी प्रॉपर्टी इलीगल सोर्स से नहीं आई, तब तक वो दोषी या गिल्टी माना जाएगा। ये था सेक्शन 24 जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, राइट। तो जिन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को तो ये वायलेट कर रहा है, क्योंकि द पर्सन अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज कंसिडर्ड एज गिल्टी फर्स्ट अंटिल प्रोवन इनोसेंट। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो ये कहता है कि अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी, बट ये पर्टिकुलर सेक्शन इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से पीछे आकर ये कहता है कि अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड इज गिल्टी अंटिल ही प्रूव्स हिमसेल्फ एज इनोसेंट। ठीक है, तो ये था सेक्शन 24। आइए देखते अगला सेक्शन क्या था। अगला सेक्शन था सेक्शन 50, जो ईडी के पावर्स के बारे में बात करता है और ईडी के ऑफिसर्स के पावर्स के बारे में बात करता है। तो जिन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था उन्होंने ये कहा था कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिसर्स हैं दे आर सेम एज पुलिस ऑफिसर्स, वो पुलिस ऑफिसर्स के जैसे ही हैं, और इसके लिए उनको जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, जब कोई व्यक्ति उनके कस्टडी में है और अगर उस व्यक्ति ने ईडी को कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात करता है,
जो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, ये इसके खिलाफ है। जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी उन्होंने कहा था कि ईडी के जो ऑफिसर्स है वो पुलिस ऑफिसर्स ही हैं, इनको दिया गया हुआ बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के खिलाफ है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ईडी के ऑफिसर्स है वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट ईडी अथॉरिटीज आर पुलिस ऑफिसर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी जब तहकीकात करती है तब उसके पास एक सिविल कोर्ट जैसे पावर्स आ जाते हैं और इसके लिए ईडी को दिया हुआ स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल होगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दिया हुआ स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल होगा और ये किसी भी प्रकार से आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के खिलाफ नहीं जाता है। ये था सुप्रीम कोर्ट का कहना ऑन सेक्शन 50। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ईडी ऑफिसर्स, ईडी के ऑफिसर्स जो है वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं। उनके जब वो तहकीकात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके पास सिविल कोर्ट का पावर आ जाता है। इसके लिए उनको दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में वैलिड है, एडमिसिबल है और वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के खिलाफ नहीं जाता है। इसके साथ साथ जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था उन्होंने ये कहा था कि ईडी ने एक एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ECIR एक रिपोर्ट होती है, जब ईडी कोई भी केस फाइल करती है तब ये रिपोर्ट बनाती है। तो जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था उन्होंने ये कहा था कि ये रिपोर्ट फाइल करना ईडी के लिए मैंडेटरी है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये ईडी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये किसी FIR की तरह नहीं है, ये ईडी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है और इसके लिए ये डॉक्यूमेंट हर केस में प्रस्तुत करना ईडी के लिए मैंडेटरी नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ईडी टू गिव एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर एवरी केस। तो ये था सेक्शन 50 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो ये जो सेक्शन 50, सेक्शन 24, सेक्शन 5 और सेक्शन 3, ये 4 मुख्य सेक्शंस थे जिनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और ये सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट दिया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे वो एक मनी बिल के तहत या फाइनेंस बिल के तहत लाए गए थे, तो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक लार्जर बेंच इसको देखेगी। तो इसके ऊपर जजमेंट बाद में आएगा, पर इन सेक्शंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दे दिया है। तो इन सेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है और इन सेक्शंस को अपहोल्ड करने से ये एक बात समझ में आती है दोस्तों कि ईडी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है, जिससे जो मनी लॉन्ड्रिंग का गुनाह है उसे कंट्रोल में लाया जा सके, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल में लाया जा सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ सेक्शंस को अपहोल्ड किया, जिसके वजह से ईडी के पास बहुत सारी पावर्स आ गई। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन अपॉन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड ईडीज पावर अंडर PMLA, राइट? सो thank you so much guys for attending this session, and before we stop we have something to do about super coaching. So super coaching is a new initiative of Testbook wherein in one subscription you will get access to almost everything, be it mock test, be it study notes, be it live classes, be it everything, right? So please do subscribe to this particular initiative. Thank you so much.